नमस्कार दोस्तों, वेद मैया चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम कक्षा 8 हमारे अतीत के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे, जो आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो या चाहे कोई स्टेट की पीसीएस हो, आपको बहुत ही मददरूप यानी कि हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट 2, औपनिवेशिक क्या होता है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। दोस्तों, सन 1817 की बात करते हैं तो 1817 में मराठाओं को हराकर अंग्रेज़ों ने सारे भारत के भूभाग पर अपना कब्जा कर लिया था। अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया। दोस्तों, हम सब जानते हैं 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। और रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद दौला के बीच प्लासी के मैदान में दोस्तों वहाँ पलास के पेड़ पाए जाते थे, इसीलिए उसे प्लासी नाम दिया गया। और वह सन 1758 में युद्ध हुआ और उसमें जो सिराज उद दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसने बगावत की और युद्ध में भाग नहीं लिया। और युद्ध में भाग न लेने के कारण सिराज उद दौला युद्ध में हार गया। और सिराज उद दौला हारने के बाद मीर जाफर का बेटा था मीर कासिम, उसने सिराज उद दौला की हत्या कर दी और प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। यानी कि अंग्रेज़ों ने प्लासी का युद्ध जीतकर एक कठपुतली नवाब बना दिया। और कठपुतली नवाब राजस्व वसूल करके अंग्रेज़ों को देता था। लेकिन कठपुतली नवाब भी अंग्रेज़ों को नहीं पसंद आया और इसी चलते 1764 में एक बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर के युद्ध में फिर अंग्रेज़ों ने त्रिपक्षीय सेना को हराकर और अपने अधिकार प्राप्त कर लिए। तो राजस्व वसूल करना, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताएंगे कि जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से हमारे भारत पर इंग्लैंड से आए हुए अंग्रेज़ों, यानी कि एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के जब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, यानी कि ये बदलाव सभी तरह के आयामों पर, चाहे वह राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो यानी सांस्कृतिक हो, सभी पे एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से आए हुए बदलाव की प्रक्रिया है, उसे ही औपनिवेशीकरण कहा जाता है। यानी दूसरे शब्दों में कहे तो एक देश दूसरे देश को जब गुलाम बनाता है और उसी गुलामी के ज़रिए जो बदलाव आते हैं उसे ही औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे।
इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं? तो भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि अंग्रेजों की एक मान्यता थी कि अगर चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, अगर चीज़ों को लिखा जाए तो वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सब के अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। दोस्तों, आज नई दिल्ली में हम इसे देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाही की दस्तावेजों की कई प्रक्रिया बनाई जाने लगी। दोस्तों, आगे हम देखते हैं गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार है। बम्बई का जो बंदरगाह था उसने गृह विभाग को जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें क्या लिखा था, तो इस बात का इंतज़ाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी बंदरगाह से बाहर ही है। कराची बंदरगाह देखते दोस्तों क्या रिपोर्ट भेजी थी। 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है। विशाखापट्टनम के बारे में देखते दोस्तों, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके ही कुछ संभव कुछ सिपाही काम न आए। आगे देखते दोस्तों, तो सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता
लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हम हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। दोस्तों, अभी जनगणना NPA जो लागू करने जा रही थी सरकार, लेकिन कोरोना की वजह से अभी ये प्रोसेस रोक दी गई है। वह 19वीं सदी के आखिर से शुरू हुई थी और हर 10 साल में जनगणना करने का प्रावधान रखा गया। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता, तो रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड है। इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्यवाहियों की वजह क्या थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण महत्वपूर्ण, लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इससे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इन किताब में आगे पढ़ेंगे आपको यह बात समझने में आने लगेगी। तो दोस्तों, यहाँ तक ही है। यहाँ हम देखते हैं कि बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर। दोस्तों, ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को चित्र के अलग हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहते हैं। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, इनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर में नीचे लिखा होता है, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहमी थी। इस विद्रोह के बारे में भी आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह देखें कि इंसानों के खाने के लायक नहीं। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइसेंस, बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है इसे जानवर तक नहीं खा सकते। और ये हिंदुस्तान टाइम्स में दिया गया है।
दोस्तों हम हमारी दूसरी चैनल है वेद मैया, उसमें इस स्वाध्याय को दिखाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।